हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का सिलेबस और मैं 11th का केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9। उसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ग्रुप 13 होता है बोरॉन फैमिली, 14 होता है कार्बन फैमिली और 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो। आज का है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें 2 टर्म को डिटेल में देखना है। पहला हमें देखना है कि कैटेनेशन होता क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है। और दूसरा बड़ा टॉपिक हमें देखना है अलोट्रॉपी। तो अलोट्रॉपी में हमें देखना है कि कौन अलोट्रॉपी फॉर्म करता है। तो जो कार्बन फैमिली है उसमें अलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं अलोट्रॉप, कौन से उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, क्या यूज़ है उनका, सारा हमें आज डिटेल में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैटेनेशन एंड अलोट्रॉपी, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें कैटेनेशन और अलोट्रॉपी को अच्छे से देखना है। तो कैटेनेशन, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन कैटेनेशन। कैटेनेशन होता क्या है? ये ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जिसमें क्या होगा, सेल्फ लिंकिंग होगा। किसका? एटम का। सेल्फ मतलब खुद के साथ ही वो क्या करेंगे, लिंकेज फॉर्म करेंगे एटम एलिमेंट्स के। कौन सा बॉन्ड होगा उनके बीच में? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और वो क्या फॉर्म करेंगे, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं या फिर रिंग स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कैटेनेशन। तो डिफाइन क्या करोगे, कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बाय कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड से क्या करेंगे, एटम खुद के साथ ही क्या करेंगे, एक सेल्फ लिंक फॉर्म करेंगे और उससे लंबी चेन बन सकती है या क्या बन सकता है, रिंग का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो सेल्फ लिंकिंग क्या होगा, कार्बन खुद कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। सिलिकॉन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। जर्मेनियम के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। टीन के साथ क्या कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग कर रहा है और एक लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कैटेनेशन कहेंगे। तो कैटेनेशन जो स्ट्रेंथ जो होती है एलिमेंट बॉन्ड की, तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, इसे ये डिटरमाइन क्या करती है, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म द चेन। तो ये डिटरमाइन करती है कि टेंडेंसी क्या होगी, एलिमेंट की चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी है या नहीं है। तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट को अगर देखोगे तो जो कार्बन है उस कार्बन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो कार्बन है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट होती है 348 किलो जूल पर मोल। इतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब इतनी एनर्जी दोगे तभी ये कार्बन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। हेंस कार्बन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। तो अगर क्वेश्चन आए हुज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, तो आंसर क्या होगा, कार्बन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग की, एटम की एलिमेंट्स के कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होगा और एक लॉन्ग चेन और लॉन्ग रिंग को बना सकते हैं। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो क्या है, लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग को बना सकता है, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इससे इतनी एनर्जी दोगे तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर सिलिकॉन की बात करें हम, तो इसकी होती है 297 किलो जूल पर मोल। उसके बाद जर्मेनियम का अगर देखोगे तो 260 किलो जूल पर मोल। इतने हीट में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये होता है 240 किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप 14 कौन दिखाता है, कार्बन कैटेनेशन दिखाता है। कार्बन खुद के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड से सेल्फ लिंकिंग हो रहा है, एक लॉन्ग चेन या रिंग बना सकता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 348 किलो जूल पर मोल। इतना क्या लगेगी, इसे बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी दोगे तभी ये बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो कैटेनेशन कौन दिखाएगा, कार्बन दिखाएगा। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड एंथैल्पी के वैल्यूज़ है, इससे पता चलता है कि किसकी ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी है चेन बनाने की। तो कार्बन की, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा, उसका क्या होगा, चेन बनाने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। उससे थोड़ी कम किसकी होगी, सिलिकॉन की। उससे थोड़ी कम किसकी होगी, जर्मेनियम की। और सबसे लेस टेंडेंसी किसकी होगी यहाँ पे,
लॉन्ग चेन बनाने की, कैटेनेशन थ्रू यहाँ पे टीन की। तो हम क्या कह सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। तो अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो कैसा ऑर्डर होगा कैटेनेशन का, देखो तो यहाँ पे होगा कार्बन की सबसे हाईएस्ट टेंडेंसी, इसलिए मैं 2 साइन दिखा रही हूँ। उसके बाद सिलिकॉन 1 साइन दिखा रही हूँ। उसके बाद जर्मेनियम और टीन की ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है, 240 एंड 260, तो ऑलमोस्ट दोनों की क्या है, सेम ही है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट में कार्बन की हायर टेंडेंसी होती है कैटेनेशन की, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए लॉन्ग चेन बनाने की इसकी एबिलिटी है। और ग्रुप 14 का और एक मेंबर रह गया पीबी, तो पीबी कैटेनेशन नहीं दिखाता, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलो कुछ क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन है। पहला आपके एक्सरसाइज का है, द टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन इज मच हायर फॉर कार्बन दैन सिलिकॉन। तो कार्बन की हायर है क्या सिलिकॉन, तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है कि कार्बन की कैटेनेशन की टेंडेंसी सिलिकॉन से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है, अमॉन्ग द ग्रुप 14 जर्मेनियम डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। जर्मेनियम तो कैटेनेशन शो करता है, तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। अमॉन्ग द ग्रुप 14 ये जो पीबी होगा इसे क्या कहा जाता है, लीड डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता, बाकी सारे दिखाते हैं, सिर्फ टेंडेंसी कार्बन की क्या होगी, हाइयर होगी। तो चलो अलोट्रॉपी को देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम आपके टेक्स्ट बुक में से, कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 127 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड और ग्राफाइट के बीच में कॉमन क्या चीज़ है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। तो क्या है देखो, डायमंड और ग्राफाइट दोनों भी कहाँ से बने, कार्बन एटम से बने। तो दोनों को बनाने के लिए कौन यूज़ हुआ है, कार्बन एटम यूज़ हुआ है, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, बोथ आर अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या है, दोनों भी अलोट्रॉप है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन चीज़ है। तो चलो देखते हैं कि अलोट्रॉप होते क्या है। तो अलोट्रॉप हमेशा डेफिनेशन आती है, डिफाइन अलोट्रॉपी। तो अलोट्रॉपी क्या होती है देखो, व्हेन सॉलिड एलिमेंट्स, जो सॉलिड एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट होंगे, मतलब पाए जाएंगे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये क्या होंगे, मिलेंगे। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे बने तो एक ही एलिमेंट से, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे इनका कलर चेंज होगा, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, इनके चेंज होंगे। इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, अलोट्रॉपी। मतलब सेम सॉलिड एलिमेंट के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, अलोट्रॉपी कहा जाता है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है, उनको क्या कहा जाता है, एक दूसरे के अलोट्रॉप कहा जाता है। तो उनको क्या कहेंगे हम, अलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। जैसे कि डायमंड और ग्राफाइट दोनों को क्या कहा जाता है, अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसके साथ फुलेरिन, ग्राफेन एंड कार्बन नैनो ट्यूब जो होता है ये भी अलोट्रॉप है कार्बन का। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 13, 14, 15 में से, वो क्या करते हैं, यहाँ पे अलोट्रॉपी दिखाते हैं। एक स्पेशल टाइप का क्या है, प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये दिखाते हैं। तो आज हमें मतलब आपको 11th में अलोट्रॉप ऑफ कार्बन और अलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस को डिटेल में देखना है। तो अलोट्रॉपी क्या है, व्हेन सॉलिड एलिमेंट, जब सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब सेम सॉलिड एलिमेंट लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होंगे उनके, डिफरेंट होंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म की क्या होंगी, डिफरेंट होगी, जैसे कि कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। तो इन फिनोमिनन को कहेंगे अलोट्रॉपी, और इन क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्या कहेंगे, अलोट्रॉप। जैसे देखो डायमंड है और ग्राफाइट, डायमंड का कलर और ग्राफाइट का कलर एकदम अलग है, लेकिन दोनों तो एक ही सॉलिड एलिमेंट से बने, कार्बन से। दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। तो दोनों अलोट्रॉप है
कार्बन के। तो चलो हमें पहले देखने हैं अलोट्रॉप ऑफ कार्बन और उसके बाद हम देखेंगे अलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो चलो हमें देखने हैं अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इस पे भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। नेम वेरियस अलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो अलोट्रॉप कार्बन के 5 अलोट्रॉप है और आपको पांचों के नाम पता होने चाहिए। तो पहला है डायमंड, उसके बाद ग्राफाइट, उसके बाद फुलेरिन, उसके बाद ग्राफेन और कार्बन नैनो ट्यूब्स। ऐसे 5 क्या है अलोट्रॉप से कार्बन के। तो हमें 1 बाय 1 सबके क्या देखने हैं, स्ट्रक्चर देखना है और प्रॉपर्टी देखनी। तो स्ट्रक्चर आप लोग क्या करो, टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर देखोगे अभी आप, पेज नंबर 127 पे डायमंड का स्ट्रक्चर दिया है। ओके, तो स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग वहाँ पे देखोगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले हम देखेंगे डायमंड को। तो देखो ये स्ट्रक्चर है डायमंड का, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो वहाँ पे कलर डायग्राम दी हुई है। तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ऐसा क्वेश्चन आए तो ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। तो डायमंड क्या करता है, हर कार्बन एटम अंडरगो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पे एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं sp2। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे हर कार्बन आइटम का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो हम पढ़ चुके। ओके, और हर कार्बन क्या होता है 4 कार्बन को लिंक करता है। तो देखो ये एक कार्बन है, तो 1 2 3 4। और इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कैसे होता है टेट्राहेड्रल मैनर में क्या हो चुका है, कार्बन का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हर कार्बन 4 और कार्बन को क्या होता है अटैच होता है सेंट्रल कार्बन, और स्ट्रक्चर कैसे होगा टेट्राहेड्रल होगा। आप लोग सोच रहे होंगे इससे 2 ही दिखेंगे, लेकिन इसका और स्ट्रक्चर बनना बाकी है आगे। नेक्स्ट देखो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, तो देखो दो कार्बन के बीच की लेंथ कितनी होगी 154 पिकोमीटर। तो हर कार्बन के बीच की लेंथ कितनी होगी 154 पिकोमीटर होगी। तो चाहे यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हर कार्बन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 154 पिकोमीटर। द टेट्राहेड्रल इज लिंक टुगेदर फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो हर टेट्राहेड्रल, ये एक टेट्राहेड्रल है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, एक दूसरे से ज्वाइन होके क्या बनाते हैं 3 डायमेंशनल मतलब 3D नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। देखो ये एक कार्बन है, ये जो भी राउंडेड दिख रहे हो कार्बन है। तो हर कार्बन के बीच में क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। दे मेक कार्बन डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो ये क्या है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्यों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो ये था स्ट्रक्चर डायमंड का। क्या है हर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक कार्बन 4 कार्बन से लिंक होगा टेट्राहेड्रल मैनर में, और जो बॉन्ड लेंथ होगी 154 पिकोमीटर होगी। हर टेट्राहेड्रल दूसरे टेट्राहेड्रल से ज्वाइन होकर 3D नेटवर्क बनाता है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और ये डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, क्योंकि इसके पास क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे इसके, तो देखो क्या प्रॉपर्टीज है। पहले बताया मैंने डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। नेचुरल क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट होता है 3930 डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा है देखो, ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं कर सकता। तो 3 प्रॉपर्टी है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3930 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है डायमंड को, तो डायमंड के यूज़ क्या है। सबसे पहले डायमंड को यूज़ किया जाता है टू कट ग्लास एंड ड्रिल द टूल्स। तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ग्लास को कट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और जो टूल्स होते हैं उनको ड्रिल करने के लिए इसे यूज़ करते। जो डाइज होते हैं
तो जो डाइज मेकिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है फॉर ड्राइंग थिन वायर फ्रॉम द मेटल। मेटल में से थिन वायर को जब निकालना पड़ता है तब इसके डाइज बनाए जाते हैं। तो इसके डाइज का प्रेशर अप्लाई करके मेटल में से क्या करते हैं, थिन वायर को बना सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसे ज्वेलरी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव सब्सटेंस है, एक्सपेंसिव भी है और क्या है, हार्डेस्ट है और इसे अपनी क्या होती है, शाइन होती है। तो इसे ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट बनाने में भी क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। दूसरा हमें देखना है ग्राफाइट। ग्राफाइट का देखो, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। तो ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर है 128 पे भी देख सकते हो। ओके, तो देखो ग्राफाइट है, ये क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। ग्राफाइट इज द कंपोज ऑफ लेयर ऑफ 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम। तो देखो लेयर है, ये एक लेयर है 2 डायमेंशनल का, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। तो ऐसे लेयर 2 डायमेंशनल लेयर से ये कंपोज होता है, मतलब बनता है। ईच शीट इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल नेट ऑफ sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डिंग विद द नेबरिंग 3 बॉन्ड्स। तो हर कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हर कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, तो ग्राफाइट में डायमंड में 4 थे, यहाँ पे कितने, 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो, ये एक हेक्सागोन, ये एक हेक्सागोन, ये एक हेक्सागोन। तो इसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जो 3 का ही हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहा है, वो क्या करता है, पाई बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड को यहाँ पे फॉर्म करेगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, डीलोकलाइज ओवर द होल लेयर। तो ये होल लेयर पे क्या होता है, डीलोकलाइज, मतलब कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा, ऐसे डीलोकलाइज होता है। कार्बन कार्बन बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 141.5 पिकोमीटर। तो लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन ग्राफाइट के बीच में कितना होगा, 141.5 पिकोमीटर। और इंडिविजुअल लेयर में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुए, जॉइन हुए, वहाँ पे इंडिविजुअल लेयर में कितना होता है, मतलब पहले लेयर और दूसरे लेयर के बीच का अगर देखा जाए सेपरेशन, तो वो होता है 335 पिकोमीटर। मतलब ये लेयर और ये लेयर 335 पिकोमीटर, और यहाँ पे इन 2 कार्बन के बीच का कितना होगा, 141.5 पिकोमीटर इतना होगा। ग्राफाइट एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, ग्राफाइट आप लोगों को पता होगा। ओके, स्लिपरी होता है, मतलब ऐसे सॉफ्ट लगेगा हाथ लगाओगे तो। और ये क्या होता है, स्टेबल अलोट्रॉप है कार्बन का। अगर देखा जाए थर्मोडाइनेमिकली तो ये सबसे स्टेबल अलोट्रॉप है कार्बन का, ग्राफाइट। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो हमने देखा कि ग्राफाइट क्या है, सॉफ्ट है, और डायमंड क्या है, हार्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, डायमंड इज़ वेरी हार्ड वेयर एज ग्राफाइट इज सॉफ्ट, एक्सप्लेन करना है हमें। तो हमने देखा डायमंड क्या था, हाइब्रिडाइजेशन 3D था। डायमंड का लिखेंगे हम, डायमंड क्या था, 3D था और 3D नेटवर्क था इसका, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। और ये जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट का क्या है, यहाँ पे 2D है ये, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, इसीलिए डायमंड क्या होगा, डायमंड को ब्रेक करना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए बहुत कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसके ब्रेक करने के लिए बहुत हार्ड होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हार्ड सब्सटेंस होगा, और ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ओके, 2 डायमेंशनल शीट होते हैं इसमें, हेक्सागोनल रिंग होती है इसमें, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो लेयर होंगे वीक वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन से एक दूसरे से हेल्ड है, उनको सेपरेट कर दिया तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ग्राफाइट क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे ये स्लिपरी होता है, मतलब हाथ सिल्की लगेगा हाथ लगाओगे तो ये होगा स्लिपरी। इसीलिए क्या होगा, ये हार्ड और ये सॉफ्ट, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमें देखना है, थर्ड को कहा जाता है फुलेरिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अलोट्रॉप है कार्बन का, इसका नाम है, 2 हमने देखे, तीसरा हमें देखना है फुलेरिन्स। ये बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली ये क्या हुआ है,
मिला है। तो ये फुलेरिन कार्बन का अलोट्रॉप होगा। कार्बन मोलिक्यूल्स इसमें लिंक होते हैं बाय डेफिनाइट नंबर। तो कितने कार्बन होंगे इसमें, इसे C60 भी कहा जाता है। तो कार्बन नंबर क्या होंगे, डेफिनाइट होंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे ज्वाइन होंगे, 60। तो फुलेरिन आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है स्ट्रक में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड यूज करके, एटमॉस्फेरिक आर्गन और हीलियम को यूज करके इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। तो जो सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है कार्बन 60 के फुलेरिन में, जो स्मॉल अमाउंट होता है दूसरे भी फुलेरिन प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन 32 वाला प्रेजेंट है, कार्बन 50 वाला प्रेजेंट है, कार्बन 70 वाला प्रेजेंट है, कार्बन 84 वाला प्रेजेंट है। लेकिन ये सबसे स्टेबल क्या है, फुलेरिन कहा जाता है इसे। और कभी कभी पूछा जाता है हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन फुलेरिन, तो आपको पता होना चाहिए कितने कार्बन से बनता है ये, 60 कार्बन से बनता है। ओके, अभी इसके भी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। तो ये एक क्या है, बकमिंस्टर कहा जाता है इसे, या जो बॉल होता है तो बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। तो चलो देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ C60, या इसे बकमिंस्टर क्या कहा जाता है, फुलेरिन भी कहा जाता है। तो कार्बन 60 होंगे। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, एक रिंग में 6 कार्बन है। और दूसरी रिंग देखोगे 1 2 3 4 5, तो एक रिंग में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो ऐसे अल्टरनेट रिंग से ये बना है, 5 की रिंग और 6 की रिंग। तो चलो देखते हैं। तो ये क्या होता है, इसे सॉकर बॉल कहा जाता है, या इसे बकमिंस्टर फुलेरिन, और इसे ही बक्की बॉल भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग इसी के नाम है। इट कंटेन 20 हेक्सागोनल एंड 20 पेंटागोनल फ्यूज्ड रिंग। तो 5 के इसके वाले कितने रिंग होते हैं, 12 होते हैं। और 6 के इसके वाले कितने रिंग होते हैं, इसमें 20 रिंग होते हैं। तो इस ऐसे इस कॉम्बिनेशन से बनता है। हेक्सागोनल मतलब 6 की जो रिंग होगी वो 6 की रिंग कितनी होगी, 20 होंगे रिंग। और पेंटागोनल मतलब 5 मेंबर वाली रिंग कितने होंगे, यहाँ पे 12 होंगे। तो ऐसे इनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। जो फुलेरिन होता है वो एग्जिबिट करेगा सेपरेशन बिटवीन द नेबरिंग कार्बन। तो दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 143 पिकोमीटर एंड 138.3 पिकोमीटर। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 143.5 पिकोमीटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 138.3 पिकोमीटर। फुलेरिन के में क्या होते हैं, कोवैलेंट और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है ये, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, फुलेरिन डिजॉल्व हो जाता है। फुलेरिन रिएक्ट होगा ग्रुप 1 मेटल के साथ फॉर्मिंग द सॉलिड सच एज। तो ये क्या है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है जैसे कि पोटेशियम, तो K3 के साथ रिएक्ट होकर देखो ये क्या बना सकता है, K360 ऐसे बना सकता है। ओके, और ये जो K360 है ये बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर। 18 केल्विन टेम्परेचर के नीचे ये क्या है, सुपर कंडक्टर के तौर पे इसे यूज किया जाता है K360 को। ओके, विच मीन्स दैट इट कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट विद जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस रखा तो ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में, सेपरेटली नहीं। तो ये हो गया फुलेरिन। नेक्स्ट हमें देखना है कार्बन नैनो ट्यूब। तो आपके सामने स्ट्रक्चर है, देखो ऐसे रिंग में भी होता है ये, और ऐसे सेपरेट करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा। तो स्ट्रक्चर देखो, कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है इसे। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन द शेप कंसिस्टिंग ऑफ द रोल ऑफ ग्राफाइट शीट। तो ये ग्राफाइट शीट है। ओके, तो ये ग्राफाइट शीट से बना हुआ होता है, और यहाँ पे ऐसे रोल के स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नैनो ट्यूब्स कैन बी सिंगल वॉल्ड। तो सिंगल वॉल्ड को इनको क्या कहा जाता है, सिंगल वॉल्ड अगर हुआ तो SWNT कहा जाता है। विद डायमीटर लेस दैन 1 नैनोमीटर। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम है, मतलब हम आंखों से देख भी नहीं सकते, ये नैनो मटेरियल है। ओके, और जो मल्टी वॉल्ड होता है उसे कहा जाता है MWNT। इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होगा, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, और इसका कितना होगा, 100 नैनोमीटर। दोनों भी हम आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही स्मॉल ही। ओके, इनकी जो लेंथ होती है रेंज की,
वो क्या होती है, माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर होती है। तो ये जो लेंथ होगी माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक हो सकती है। ओके, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसके। ये क्या होता है, कार्बन नैनो ट्यूब आर द रोबस्ट। तो रोबस्ट होता है ये बेंट हो सकता है। ओके, ये स्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इनका ओरिजिनल शेप ही ऐसा ही होता है, स्प्रिंग शेप का। जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं इनमें क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है इनको, इसीलिए इनको कहा जाता है मटेरियल टू डेट। तो इनको कहा जाएगा मटेरियल टू डेट। जो रिसर्चर होते हैं नासा के, ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं कार्बन नैनोमीटर को दूसरे मटेरियल के साथ, ताकि एक नया कंपोजिशन बन सके। और ये जो कंपोजिट बनेगा इसे यूज़ किया जाता है बिल्ड लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट। तो जो लाइट वेट के स्पेसक्राफ्ट है उनको बनाने के लिए इसके मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी स्पेसक्राफ्ट हो उनका वज़न कम हो। जितना वज़न कम होगा उतना क्या होता है, वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो नासा में इसे यूज़ किया जाता है जो वेट स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनका वेट कम करने के लिए। डायरेक्ट इनको यूज़ नहीं किया जाएगा, इनको दूसरे मटेरियल के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो ये है कार्बन नैनो ट्यूब। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला है ग्राफेन। ग्राफेन एक आइसोलेटेड क्या होता है, लेयर होता है। ग्राफाइट का ही लेयर होता है, उसे ग्राफेन कहा जाएगा। तो ये ग्राफाइट का लेयर है सिंगल, 3 लेयर होंगे तो ग्राफाइट होगा, सिंगल लेयर को क्या कहोगे, ग्राफेन कहोगे। तो ये ग्राफेन है। एक शीट होता है 2 डायमेंशनल सॉलिड का, 2 डायमेंशनल सॉलिड होगा ये। और ये इसकी एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके पास एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होगी। तो ये है ग्राफेन। ओके, तो जो ग्राफेन था, ये जो ग्राफेन जिन्होंने फाइंड आउट किया था, जिम और नोवेल सिवा, इन दोनों ने इसे फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था। और उनको इस डिस्कवरी के लिए 2010 में नोबेल प्राइज़ से क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था। नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज़ इन 2010 फॉर दिस ग्राफेन के डिस्कवरी के लिए। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट। या ऐसे भी होता है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है दोनों का फ़र्क। ये क्या है, एक 3D नेटवर्क से बनता है डायमंड। ओके, और ये क्या होगा, 2D नेटवर्क से बनेगा। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, हर कार्बन डायमंड में क्या होता है, लिंक करता है 4, मतलब ईच कार्बन लिंक करेगा 4 कार्बन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, ईच कार्बन क्या होगा, लिंक करेगा कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ। तो यहाँ पे 3 कार्बन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है, ये कार्बन 4 कार्बन के साथ, यहाँ पे ऐसे 3 का ही लिंकेज होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ये क्या है, ग्राफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये गुड कंडक्टर है। और ये क्या होता है, हार्ड होता है। और ये क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है। और ये क्या होता है, स्लिपरी मटेरियल है। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 डिफरेंस है। कोई भी 4 क्या करो, याद रखो। क्या क्या डिफरेंस होंगे, 3 डायमेंशनल नेटवर्क से बनता है 2 डायमेंशनल नेटवर्क। यहाँ पे कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। हर कार्बन इसमें 4 कार्बन के साथ लिंक होता है, यहाँ पे हर कार्बन 3 कार्बन के साथ लिंक होता है। यहाँ ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। ये हार्ड मटेरियल, ये सॉफ्ट और स्लिपरी। चाहे तो एक पॉइंट आप बॉन्ड लेंथ का भी लिख सकते हो अगर चाहे तो चलो अभी हमें देखने अलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस फाउंड इन डिफरेंट अलोट्रॉप फॉर्म, वाइट एंड रेड फॉस्फोरस आर द इम्पॉर्टेंट अलोट्रॉप्स होते। अलग अलग अलोट्रॉप में मिलते हैं, लेकिन ये 2 क्या है, इंपॉर्टेंट है। वाइट को येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है और दूसरा कौन सा है, रेड फॉस्फोरस। पहले हम बात करेंगे वाइट फॉस्फोरस की।
तो वाइट और येलो फॉस्फोरस जो होता है ये कंसिस्ट करता है टेट्राहेड्रल, क्या होगा इसमें, टेट्राहेड्रल होगा P4 मॉलिक्यूल। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा देखो, यहाँ पे एक फॉस्फोरस होगा, यहाँ पे एक फॉस्फोरस होगा, यहाँ पे एक फॉस्फोरस होगा, यहाँ पे एक फॉस्फोरस होगा। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होगा, 60 होगा। ओके, तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पी के बीच का जो होता है बॉन्ड एंगल वो कितना होगा, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है, 60 डिग्री होगा। ओके, उसके बाद वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ओके, मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव है। लेस स्टेबल का मतलब ही क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसका जो एंगुलर क्या है P4 मॉलिक्यूल है, इसके वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसे हम कहेंगे वाइट और येलो फॉस्फोरस। अगर वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो क्या होगी, देखो यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट वैक्सी सॉलिड। तो ये वाइट वैक्सी सॉलिड्स मटेरियल से बनता है। इट ग्लो इन डार्क, जो डार्क होगा, डार्कनेस होगा तब ये ग्लो करके करता है। इसे क्या कहा जाएगा, केमिल्यूमिनेंस। केमिल्यूमिनेंस मतलब डार्कनेस में क्या करते हैं, इसके केमिकल लाइट को पास करते हैं, तो ये डार्कनेस में क्या होता है, ग्लो करता है। ये इनसोल्यूबल है वाटर में, लेकिन NaOH में डिजॉल्व होता है। तो किस में डिजॉल्व होगा, ये NaOH में डिजॉल्व होगा, और वाटर में ये कभी भी सोल्यूबल नहीं होता। तो इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन NaOH। NaOH भी कौन सा चाहिए यहाँ पे, बॉइलिंग वाला चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं। जब NaOH बॉयल हो रहा होगा उसमें अगर आपने वाइट फॉस्फोरस डाल दिया तो वो किस में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और इट इज़ स्लाइटली पॉइजनस इन नेचर। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वाइट वैक्सी सॉलिड है, इट इज़ केमिल्यूमिनेंस मतलब ग्लो इन डार्क, insoluble in water but soluble in boiling NaOH and it is poisonous in nature। तो ये क्या थे, इसके प्रॉपर्टीज थे। कभी कभी 2 मार्क के लिए प्रॉपर्टीज भी आ जाती, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फॉस्फोरस। दूसरा हमें देखना है रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस क्या कंसिस्ट करता है, देखो ये फॉस्फोरस कंसिस्ट करता है P4 के लिंकेज। तो P4 क्या होगा, मतलब ये इसे देखो, P4 दूसरे P4 के साथ लिंकेज कर रहा है, तीसरे P4 के साथ लिंकेज कर रहा है, तो ऐसे क्या होंगे, इनके लिंकेज होंगे। तो P4 लिंकेज से ये रेड फॉस्फोरस बनता है। और यहाँ पे जो 2 फॉस्फोर P4 के बीच में जो बॉन्ड है ये कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा इनके बीच में। ओके, ये पॉलीमेरिक होता है इन नेचर में। तो पॉलीमेरिक है ये नेचर में, मतलब लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ओके, इसके अगर प्रॉपर्टीज देखे जाए तो क्या लिख सकते हो, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब लेस रिएक्टिव होगा। वाइट क्या था, मोर रिएक्टिव है, ये क्या होगा, स्टेबल है, मतलब लेस रिएक्टिव स्ट्रक्चर होगा इसका। दूसरा, इट इज़ क्या है, ओडरलेस है, इसे किसी भी टाइप का स्मेल नहीं है, तो ये ओडरलेस होगा। ओके, जो ये जो होता है ग्रे कलर के लस्ट्रस फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ग्रे लस्ट्रस मतलब इसकी शाइनिंग ग्रे कलर की होती है तो रेड कलर इसका। उसके बाद ये जो फॉस्फोरस है इट डज नॉट ग्लो, मतलब ये केमिल्यूमिनेंस नहीं है, डार्कनेस में ये ग्लो नहीं कर सकता। डज नॉट ग्लो इन डार्कनेस मतलब इट इज़ नॉट केमिल्यूमिनेंस। ओके, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इन वाटर, एंड इट इज़ नॉन पॉइजनस। पहला क्या था, पॉइजनस था, इट इज़ नॉन पॉइजनस। तो ये प्रॉपर्टीज है, पहला स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव, दूसरा ओडरलेस, तीसरा डज नॉट ग्लो इन डार्कनेस, इनसोल्यूबल इन वाटर एंड नॉन पॉइजनस। तो ये है रेड फॉस्फोरस और इसका ये स्ट्रक्चर। तो चलो, डिफरेंस हमेशा आता है, आपके एक्सरसाइज में भी है, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या होता है, P4 मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक ही होता है।
ओके, इसमें क्या होता है, P4 के क्या होते हैं, चेन होते, एक चेन स्ट्रक्चर है जिसमें P4 क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे, मतलब ये क्या है, सिंगल है, ये क्या है, पॉलीमेरिक के नेचर में। ये क्या होता है, लेस स्टेबल, क्या हम लिख सकते हैं, मोर रिएक्टिव। ये क्या होता है, मोर स्टेबल, मतलब लेस रिएक्टिव मटेरियल है ये। ओके, ये क्या करता है, एक प्रॉपर्टी दिखाता है जिसे कहा जाता है केमिल्यूमिनेंस, मतलब ये ग्लो करेगा डार्कनेस में। ये क्या होगा, नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता, डार्कनेस में ये ग्लो नहीं करता। और एक प्रॉपर्टी थी, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, और ये क्या होगा, नॉन पॉइजनस इन नेचर। तो ये 4 डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये कंसिस्ट करता है टेट्राहाइड्रल P4 मॉलिक्यूल को, ये कंसिस्ट करता है चेन P4 मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज़ लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव, इट इज़ मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव। इट एग्जिबिट्स केमिल्यूमिनेंस, मतलब ग्लो इन डार्कनेस। इट डज नॉट शो द केमिल्यूमिनेंस, मतलब डज नॉट ग्लो इन डार्कनेस। इट इज़ पॉइजनस इन नेचर एंड इट इज़ नॉन पॉइजनस इन नेचर। तो ऐसे दोनों का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये जो रेड फॉस्फोरस है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसे वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस को प्रिपेयर किया जाता है। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है रेड फॉस्फोरस को, देखो तो यहाँ पे जो रेड फॉस्फोरस है, जो वाइट फॉस्फोरस होगा, तो वाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है 573 केल्विन टेम्परेचर में। ओके, इन इनर्ट एटमोस्फियर, मतलब कोई भी गैस या कुछ भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, इनर्ट एटमोस्फियर, इन एब्सेंस ऑफ द एयर अगर हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस बनता है। सो रेड फॉस्फोरस प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमोस्फियर। तो यहाँ पे रेड वाइट फॉस्फोरस क्या होगा, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक फॉर्म फॉस्फोरस का मिला हुआ है, ब्लैक फॉस्फोरस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही थे तो मैंने 2 ही लिए, लेकिन एक ब्लैक फॉस्फोरस भी है जो एक इम्पॉर्टेंट फॉस्फोरस का अलोट्रॉप है। जिसमें क्या होता है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर होते हैं एंड थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल ब्लैक फॉस्फोरस है, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, हमें 2 ही थे, वाइट एंड रेड। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, आज हमने अलोट्रॉप को अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।